वापस आ रहे हैं दिल्ली की तरफ और करीबन हम 50-60-70 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। तो इस बार जो हमने रास्ता लिया है वो दिल्ली की तरफ जाने का ग्वालियर वाला रास्ता नहीं लिया, क्योंकि पिछली बार उस रास्ते में हमें थोड़ा सा रास्ता ख़राब मिला था, टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। तो वी हैव टेकन रूट ऑफ लाइक सतना टू कानपुर वाया कलिंजर। तो कलिंजर के रास्ते में हैं हम, कलिंजर के रास्ते में ये घाटी है और इस घाटी से होके गुजर रहे हैं। तो कलिंजर के बारे में पहला थोड़ा सा बता दूं, सतना से करीबन 70 किलोमीटर की दूर पर ये कलिंजर एक ऐतिहासिक कहूँ ये ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे एक ये राजाओं का गढ़ होता था, ये बुंदेलखंड के राजा का एक गढ़ होता था और वहाँ का कलिंजर किला भी बहुत फेमस है और ये है कलिंजर घाटी। तो इस घाटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये घाटी स्ट्रेटेजिकली इस एरिया के लिए बड़ी फेमस है। अगर आपने थोड़ा सा डाकुओं का इतिहास पढ़ा है तो एक बहुत ही दुर्दांत डकैत होते थे डाकू ददुआ, तो वो इसी एरिया में ऑपरेट करते थे। सतना का तराई वाला क्षेत्र जो हो गया है तो कलिंजर वाला एरिया हो गया, इसी के साथ बांदा डिस्ट्रिक्ट और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट के जंगल जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं जंगलों में मतलब एक तरह से उन्होंने अपना करियर या उन्होंने अपना कारोबार स्थापित किया, अपना वर्चस्व चलाया यहाँ पे। इस जंगल की एक खास बात और है कि ये जंगल फेमस है तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए। तो तेंदुपत्ता का जो काम है वो बहुत पैसे वाला काम है, मतलब एफर्ट कम है, सरकार की संपत्ति है, फ्री नेचुरल संपत्ति है और इसका जो ठेकेदारी होती है उसके लिए भी बड़ी राजनीतिक लड़ाई होती है। तो उस राजनीतिक लड़ाई में कुछ लोगों का वर्चस्व ज़्यादा रहा है। अगर आपने नाम सुना हो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे इलाहाबाद से, उनका नाम था श्यामाचरण गुप्ता। तो श्यामाचरण गुप्ता इस एरिया में काफ़ी वर्चस्व था उनका और ये तेंदुपत्ता का सारा जो ठेका होता था, साल भर का या 2 साल का ठेका होता था, ये हर बार उनको मिलता था और ये उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करते थे छोटे छोटे ठेकेदारों में, जो लोकल ठेकेदार होते थे। तो काफ़ी पैसा था इस व्यापार में, काफ़ी पैसा जुड़ा था, तो इसलिए डाकुओं की नज़र भी इधर बड़ी होती थी और वो उन सबसे वसूली करने के लिए इस इलाके में बहुत सक्रिय होते थे। तो ये तराई वाले क्षेत्र हैं, हर शहर से करीबन 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे डाकुओं को छिपने के लिए बहुत जगह होती थी। तो ये रास्ता है जो सतना से कलिंजर की तरफ जा रहा है। सतना का जो कलिंजर की दूरी अभी भी यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर है, वो 20 किलोमीटर की दूरी लगभग इसी जंगल में से ही हमें कवर करनी है। और कलिंजर के बाद वी विल टेक अ रूट टू कानपुर और बांदा पड़ेगा शायद हमें रास्ते में। तो अगर आपको रास्ते में कुछ दिखाने वाला हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। अदरवाइज़ आपने कलिंजर का ये घाटी अगर थोड़ी देर और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सड़कें बहुत अच्छी बनी है इधर, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसी सड़कें मिलेंगी कि हमें कहीं भी कोई जर्क नहीं मिला। सतना से करीबन 70 किलोमीटर की दूरी हमने 60-70 मिनट में ही कवर करी है। हालांकि मैं बहुत तेज़ गाड़ी भी नहीं चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग इट वेरी लो एंड मॉडरेट स्पीड। और ये रास्ता बहुत अच्छा है। हम जब पन्ना वाले हाईवे में, जब पिछली बार हम पन्ना और खजुराहो और छतरपुर वाले हाईवे से सतना गए थे, तो वो रास्ता बहुत ही ख़राब था और उस पर ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर यहाँ पे ड्राइव करना उतना ही आसान है, क्योंकि थोड़ा बहुत जंगल की वजह से होने से थोड़ा बहुत हरा भरा भी है। अभी सुबह का मौसम है, करीबन 6:30 बजे हैं, तो टेम्परेचर भी उतना नहीं है और रास्ता भी बहुत ही खुशनुमा है। तो कीप वॉचिंग, मैं देखता हूँ अगर आपको कुछ और भी दिखाने लायक होता है तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। थैंक यू। तो चलिए, जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हम कलिंजर किले के बारे में ही बात कर लेते हैं कि कलिंजर किले की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ पे है। तो सतना से हम करीबन जब 70 किलोमीटर आते हैं तो ये बांदा ज़िला आ जाता है, यूपी का बांदा ज़िला है और कलिंजर किला बांदा ज़िले में यानी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इस पूरे एरिया को हम बुंदेलखंड बोलते हैं। तो बुंदेलखंड में रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो और ये सारा कलिंजर और बांदा वाला एरिया आता है। तो बुंदेलखंड जो ये कलिंजर किला है, ये बुंदेलखंड में एक विंध्य पर्वत श्रेणी होती है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी पे ही स्थित है ये। तो विंध्य पर्वत श्रेणी यहाँ से लेकर के रीवा और उधर जबलपुर और मंडला तक भी जाती है, पर ये जो किला है ये यहाँ पे जाता है। अब इस किले के बारे में एक ख़ास बात ये है कि ये अपराजेय दुर्ग माना जाता है। अपराजेय दुर्ग क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि इस किले को आक्रमण करने के लिए एक से एक जो पहले मुग़ल शासक होते थे, जैसे महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी और हुमायूं, इन सब ने इस किले पर आक्रमण किया। इन सब ने इस किले को हथियाना चाहा, लेकिन कोई भी इसको अपने अधीन कर नहीं पाया। मतलब उस पर आक्रमण तो उन्होंने किया, लूटपाट की, लेकिन इस किले को वो हथिया नहीं सके, इस पर बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सके। और एक सबसे बड़ा फैक्ट इसका ये है
कि शेरशाह सूरी की मौत, जो शेरशाह सूरी है उसकी मौत इसी किले में आक्रमण के दौरान हुई थी। वो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि शेरशाह सूरी के पास जो एक तोप होती थी, उस तोप से वो एक्चुअली दूसरे को आक्रमण करते थे। तो उस तोप से इन्होंने इस किले की दीवार को गिराने के लिए जो गोला दागा, वो गोला उस दीवार इतनी मजबूत थी कि वो उससे टकरा करके वापस आया और शेरशाह सूरी के पास ही फट गया, जिससे शेरशाह सूरी की मौत हुई थी। तो इस किले में जो शासक है वो चंदेल राजपूतों का था। 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल राज होते थे यहाँ पे, तो वहाँ पे था। उसके बाद कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रीवा में सोलंकी राजा होते थे, उन्होंने भी शासन करा था। और उसके बाद फिर इसके बाद एक मुग़ल शासक ज़रूर था जिसने इस पर आक्रमण किया था और उसको अपने कब्जे में किया भी था, तो उसका नाम है अकबर। तो हाँ, अकबर ने 15वीं शताब्दी में 1569, अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन शायद 15वीं शताब्दी में जो मेरा जनरल नॉलेज कहता है, उसने आक्रमण किया था और इस किले को अपने अधिकार में ले लिया था। और उसके बाद इन्होंने उसको गिफ्ट कर दिया था बीरबल को। तो इसमें बीरबल ने कुछ दिनों तक शासन किया था। उसके बाद छत्रसाल का, अगर आपने नाम सुना हो, छतरपुर है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे राजा छत्रसाल का शासन होता था। तो छत्रसाल भी बुंदेल वंश के ही शासक होते थे। फिर उन्होंने इस पर आक्रमण किया और मुग़लों से फिर उन्होंने इसको छीन लिया वापस। तो छत्रसाल बुंदेला के शासन में भी ये किला काफ़ी दिनों तक चला। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इसको अपने उस पर किया। फिर अंग्रेज़ चले गए, तो अब ये भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार ही इसका देखभाल के पुरातत्व संग्रहण विभाग के अंदर आता है और ये एक धरोहर है इस पर्टिकुलर एरिया के। तो नीचे से तो आपको ये किला बहुत विशाल नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये किला अगर हम पहाड़ी में ऊपर जाते हैं, हालांकि वहाँ पे जाना अलाउड है, हम दिल्ली जा रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो किला बहुत ही विशालकाय है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका आर्किटेक्चर भी बहुत बढ़िया है। ये विंध्याचल पर्वतमाला में आता है और एक कलिंजर पहाड़ी पर स्थित है। बहुत ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन करीबन 60 मीटर की ऊंचाई पर ये दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दियाँ उतनी नहीं होती हैं। हालांकि दिसंबर और जनवरी यहाँ के सबसे सर्दी वाले, ठंड वाले सीज़न होते हैं। गर्मियाँ बहुत होती हैं और मानसून में बारिश भी अच्छी होती है। तो ये था कलिंजर किले का इतिहास, जो कि बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, क्योंकि उस समय मुग़लों ने लगभग पूरे देश पे शासन किया था। लेकिन यहाँ शासन करने के लिए उन्होंने 5-5 बार आक्रमण करा, लेकिन उसको कर नहीं पाए। महमूद गजनवी ने एक बार आक्रमण किया था, तो उसने हालांकि यहाँ पे लूटपाट तो काफ़ी कर ली थी, लेकिन इस पर वो बहुत दिनों तक, मतलब इस पर वो शासन यानी उसको अपने अधीन नहीं कर पाया था और उसको भाग करके जितना भी उसने सामान लूटा था उसके बाद से उसको जाना पड़ा था। शुरुआत शायद इसकी चंदेलों के टाइम पे हुई थी। जो अगर बहुत पुराना इतिहास देखूं तो 9वीं शताब्दी, यानी 9वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी से 400-500 साल पहले इसको चंदेलों ने शुरू किया था। तो चंदेलों के ही शासनकाल में महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। और हुमायूं ने भी शायद उसी टाइम पर आक्रमण किया था, पर वो सारे के सारे असफल रहे थे। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि 1023 में उसने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और यहाँ की संपत्ति लूटी थी। किला लेकिन उसका नहीं हो पाया था। बाबर ने भी ऐसा ही किया था। बाबर ने जब वो मेवातपति से वापस जा रहे थे, तब इस किले पर उन्होंने आक्रमण किया था और उनका आक्रमण मतलब बहुत ही शक्तिशाली सेना थी उस समय बाबर के पास, तो शासन वो भी नहीं कर पाए थे। हाँ, थोड़े दिनों के लिए उन्होंने इसको अपने मतलब थोड़े जीता जरूर था उन्होंने इस जंग को, लेकिन वो कर नहीं पाए थे इसको शासन। तो ये था कलिंजर ज़िले का इतिहास। हालांकि टूटा फूटा इतिहास मैंने बताया है, जितना मुझे इस एरिया का लोकल होने की वजह से मुझे पता था। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन ये थोड़ा बहुत इतिहास मुझे पता था। मित्रों, इस समय हम बांदा के पास है। बांदा को क्रॉस करने के बाद अभी केन रिवर है, जो आपके लेफ़्ट और राइट साइड में दिशा दिखा रही है। ये है केन रिवर। केन रिवर एक्चुअली कटनी से आती है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है ये, और ये पूरे बुंदेलखंड को कवर करते हुए करीबन 425 या 450 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। वो जाकर के फिर बांदा ज़िले में ही ये यमुना नदी पर जाकर मिल जाती है। तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम कटनी से सतना ज़िले में और पन्ना ज़िले में होते हुए ये बांदा ज़िले में आती है। केन के बारे में एक जिस गांव से आती है उस नाम का नाम है अहिर गांव। ये अहिर गांव नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे बारनेर रेंज है कटनी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ से आती है ये। उसके बाद जब ये पन्ना जाती है तो पन्ना में जो पन्ना टाइगर रिजर्व वाला एरिया है
वहाँ से जाती है, अपना बेसिन बनाते हुए जाती है। और जहाँ तक मेरे को पता है कि यहाँ पे एक रनेह फ़ाल है, रनेह। तो रनेह फ़ाल ये केन नदी के बेसिन पे ही बना है कि एक्चुअली जब पन्ना के जंगलों में आती है तो रनेह एक जगह है जहाँ पे कई कई छोटे छोटे झरने हैं, वो जा कर के इस पे जाके मिलते हैं और वहाँ पे वाटरफॉल बनाते हैं। तो रनेह वाटरफॉल बहुत फेमस है। आजकल इसमें माइनिंग माफिया बहुत सक्रिय है। आजकल हर जगह, हालांकि आप एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ माइनिंग माफिया है, वो इसमें बहुत सक्रिय और वो इसमें काम कर रहे हैं। हम इस समय बहुत ही भयानक चक्रवात और तूफान में फंसे पड़े हैं। इटावा से हम बस थोड़ी ही देर पहले निकले थे कि आप देख सकते हैं धूल भरी आंधी है। इस पे सड़क पे चलना मुश्किल हो रखा है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं गाड़ी, अगर एक बाइक वाले हैं, इनके इधर लगा दूं ताकि हवा इनको कम आए। मैं बाइक इधर, कार इधर लगा देता हूं ताकि हवा कम आए। कार इधर लगा देता हूं ताकि हवा कम आए आपको। तो मेरे बगल में एक बाइक वाले थे, फैमिली थी वो, तो उनको बहुत आंधी आ रही थी, उन्हें रुकना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ नुकसान ना हो जाए, तो मैंने कार उनको इधर कर दी है, अपनी कार के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जहाँ पे मैं प्रोटेक्शन उन्हें दे सकता था। जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना मैं उन्हें कार में राइड ऑफर नहीं कर सकता, बैठा नहीं सकता, लेकिन कम से कम मैं इतना कर सकता था कि अपनी कार में उनके बगल में लगा दूँ ताकि इधर से जो बहुत तेज़ हवा आ रही, हवा में बहुत सारी चीज़ें उड़ के आ रही है, तो वो उनको ना लगे। अब थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि कम हुई है, लेकिन अभी भी हवा अब बहुत ही तेज़ है और बाइक वाले तो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे। आप मेरे सामने देख रहे होंगे, एक बाइक वाले हैं, उन्होंने भी मतलब इतनी तेज़ आंधी है कि उन्हें बाइक से रुकना पड़ा, अपनी फैमिली को बिठाना पड़ा। मेरे राइट हैंड साइड में भी एक फैमिली है जो बाइक से उतर के खड़े हुए हैं। तो बहुत ही मुश्किल था इस आंधी में चलना। मतलब हमारी कार इतनी तेज़ हिल रही थी, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि बाइक वालों को कितनी परेशानी रही होगी। चलिए थोड़ी सी कम हुई है और हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइक वाले भी अब चल चुके हैं। एक छोटी बच्ची थी उसमें, करीबन 5-6 साल की, हमारी आद्या की उम्र की बच्ची थी, तो उसको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था। हालांकि मैं उन्हें हेल्प करना चाहता था, मैं और दीक्षा उनको बिठाना चाहते थे, पर ना तो वो कंफर्टेबल होते बैठने के लिए और शायद हम भी नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पेंडेमिक। किसी को बैठाना ठीक नहीं है, उनको भी सेफ नहीं लगता था। पर आप ये आंधी देख सकते हैं कि कितनी भयानक आंधी है। आद्या, देखा कितनी तेज आंधी आ रही थी। कुछ भी नहीं दिख रहा, पापा स्टॉप करो। हाँ, तो ये कूड़े का ढेर लगभग ऐसा लग रहा है कि उड़ के हमारी गाड़ी के अंदर आ जाएगा। पूरे इतने बड़े बड़े ढेर उड़ रहे हैं। गाड़ी हमने बिल्कुल स्लो करी हुई है, हमने अपने पार्किंग इंडिकेटर्स जलाए हुए हैं, क्योंकि इस समय विजिबिलिटी रोड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो पीछे से कोई आके हमारी गाड़ी को टक्कर ना मार दे, कोई बाइक वाला हमसे ना टकरा जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी बहुत स्लो ड्राइव करें और सेफ ड्राइव करें। हम इटावा से आगरा की तरफ जा रहे हैं अभी। साइलेंट मार दो। So now finally we have reached to लखनऊ एंड आगरा एक्सप्रेस हाईवे। तो कानपुर से जब हम चले थे तो करीबन 1.5 से 2 घंटा लगा हमें इस एक्सप्रेस हाईवे को हिट करने के लिए। तो उस आंधी तूफान भरे मौसम से जब इटावा से निकले थे तो एक हमें तूफान का दौर मिला था, बहुत तेज आंधी आई थी, तो वहाँ से रुके थे। देन वी केम टू दिस हाईवे। तो जब भी आप कभी कानपुर से दिल्ली आ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट रूट। इस रूट पे आपको जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है दैट इज़ 100 किलोमीटर एंड वी आर रियली लाइक हम उसको कंट्रोल करके चल रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स ऑल्सो। हमें 100 किलोमीटर का अगर है तो वी आर नॉट क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट। हालांकि रोड इतनी अच्छी है कि वी कैन ड्राइव ईजिली अराउंड 120-130। कोविड लॉकडाउन वैसे भी है, सड़कों में कोई भी नहीं है, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। दैट यू कैन सी ऑन द रोड, खाली सड़कें हैं। और मैंने गाड़ी बिल्कुल भी 100 से ऊपर कभी भगाने की कोशिश नहीं करी। और
अगले आधे घंटे में तो नहीं, करीबन 40-50 मिनट के बाद ये हाईवे को छोड़ करके विल बी एंटरिंग ऑन दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे भी उतना ही अच्छा है जितना दिल्ली और आगरा का है। तो यहाँ पे करीबन टोल आपको जो चार्ज करना पड़ता है, अगर आप कानपुर की तरफ से आ रहे हैं और इस एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं आगरा जाने के लिए, तो 141 साइड का टोल है जो आपको पे करना पड़ता है। और इसके बाद आप आगरा से दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं तो वहाँ पे आपको 415 रुपये का टोल है जो आपको पे करना पड़ता है। तो यहाँ से लेकर दिल्ली पहुँचते करीबन आपको 600-700 रुपये आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे टोल पे। लेकिन ये टोल का खर्चा आपको बहुत ज़्यादा चुभता नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी की माइलेज यहाँ पे अच्छी हो जाती है। तो यू डोंट हैव टू अप्लाई ब्रेक अगेन एंड अगेन। आपको कोई बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग नहीं करनी है, इधर उधर आपको बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग पे आपको हाथ पैर नहीं मारने हैं। तो जो 600 रुपये हैं वो करीबन गाड़ी अपने माइलेज में बचा लेती है, गाड़ी की लाइफ बढ़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इन्जॉय करिए ये वाला रास्ता। अभी मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है, उस आंधी तूफान के बाद पूरा क्लाउडी वेदर है और बाहर का टेम्परेचर भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। तो अभी जो एसी हमें उससे बहुत इफेक्टिव नहीं लग रहा था, 45 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा एसी उतना इफेक्टिव नहीं था। अभी अच्छा लग रहा है, मतलब हमने बिल्कुल 1 नंबर स्पीड पे अपना एसी करा हुआ है और गाड़ी बिल्कुल चिल्ड है। और आद्या पीछे से कह रही है पापा ठंड लग रही है। तो मौसम इतना अच्छा हो गया है। तो ये साइन बोर्ड क्या कहता है? साइन बोर्ड कुछ नहीं कहता है, कह रहा है सिकोहाबाद का एग्जिट जो है वो करीबन 1 किलोमीटर के बाद है, लेकिन हमें सिकोहाबाद नहीं जाना, वी हैव टू गो टू दिल्ली। और ये जर्नी सो फार अभी ठीक ही रही है और आशा करते हैं कि आगे भी ठीक ही रहेगी। कीप वॉचिंग। सो फाइनली अब हम यात्रा के अपने लास्ट ट्रेन यानी लास्ट पड़ाव या लास्ट लैप में पहुंच चुके हैं। इस समय हम हैं आगरा से दिल्ली और आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे हैं। मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूं, तो इसीलिए मैंने अब गाड़ी चलाने के लिए दीक्षा को दी है। मेरे पैर बुरी तरह दर्द कर रहे हैं, मैं पिछले लगातार 10 घंटों से गाड़ी चला रहा था। सो नाउ इट इज दीक्षा's टर्न टू टेक अस होम। मौसम भी अच्छा है, बाहर थोड़ी सी भी बारिश हुई थी और एक्सप्रेसवे बिल्कुल ही खाली पड़ा है। मतलब जब हम आ रहे थे सतना यानी जब जा रहे थे हम लोग उस टाइम पे, तो ऐसा लग रहा था कि रास्ते में ट्रैफिक है और काफ़ी गाड़ियाँ थी जो रोड में दिल्ली से आगरा की तरफ जा रही थी। लेकिन जब हम अब आगरा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं। कैसा लग रहा है भैया? तुमने बहुत आराम कर लिया, अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, तुम थोड़ा गाड़ी चलाओ और मेरे को रिलैक्स करने दो। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि हम किसी डिज़र्टेड प्लेस की तरफ जा रहे हैं जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, वहाँ हम जा रहे हैं। कोरोना दिल्ली में आप देख रहे हैं दिन ब दिन नए केसेस आ रहे हैं, 1000 केसेस डेली क्रॉस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में रहना हमको बड़ा सेफ़ लग रहा था। सतना में सिर्फ 2-4 केसेस थे पूरा इतने बड़े सतना डिस्ट्रिक्ट में, और अब हम वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो हम अभी मथुरा को क्रॉस कर चुके हैं। करीबन 1.5-2 घंटे का डिस्टेंस हमें 2 घंटे का करीबन डिस्टेंस हमें यहाँ से अभी कवर करना है। मौसम ठीक है, हमने अभी विंडोज़ खोली हुई हैं क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छी ठंडी हवा आ रही है। तो अपने थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ी सी नेचुरल हवा ली जाए, एसी की हवा से भी घुटन होने लगती है। तो ये था हमारी जर्नी का लास्ट पार्ट। अगली किसी जर्नी में फिर से हम आपको लेकर के ही ऐसे वीडियो शूट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।